दोस्तों बड़ी ही शानदार बात यहां पर बोली गई कि दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड कैन नॉट चेंज एनीथिंग। यानी कि जिंदगी में अगर आप लोग अपना दिमाग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर सेट हो गया, वहां से हटा नहीं सकते, तो आप लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल पाओगे। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप लोग किसी गलत लत में पड़ गए हैं और आप लोगों को वो लत जो है वो बर्बाद की जा रही है और आप लोग उसको बदल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग जो है लाइफ में और ज्यादा त्रासदी की ओर अपने आप को बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में कोशिश ये करो कि अपने आप को एक सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करो और अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखो कि आप लोग जब चाहो अपने माइंड को चेंज कर सको। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती है, घटनाएं होती है जब इंसान गलत आदतों का शिकार बन जाता है, पर लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है यार कतई भी कि आप लोग उन आदतों को कंटिन्यूअसली उसी जोन में लेकर चलते रहें। तो हमेशा इस चीज को आप लोग जब चाहे चेंज कर सकते हैं। बस आप लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप लोगों का माइंड जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट करे कि हाँ इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब तक आप लोग अपने माइंड को ये सारी चीजें नहीं सिखाओगे, जब तक आप लोग ये सारी चीजें अपने माइंड को अच्छे से नहीं बताओगे कि हाँ आप लोग ये काम कर सकते हैं, आप लोग जिस जोन में चल रहे हैं उसी जोन में चलते रहोगे। और जिस जोन में चलते रहे उसी जोन में जब आप लोग चलते रहोगे तो रिजल्ट भी ऐसा ही मिलेगा जैसा अब तक मिलता हुआ आया है। अगर चाहते हो कि अब तक जो रिजल्ट आ रहा है उससे अगर आप लोग खुश नहीं हो, उस रिजल्ट को अगर आप लोग बदलना चाहते हो, तो आज से सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोगों का ये होना चाहिए कि पहले अपनी आदतों को आप लोगों को चेंज करना स्टार्ट करना है। कुछ प्रोडक्टिव आदतें अपनी जिंदगी में आप लोगों को लेकर आनी है, तो फिर यहां से काफी कुछ आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें यार लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो, आप लोगों को सारी चीजें आसान लगेंगी और चीजों को आप लोग इंजॉय भी करेंगे। तो आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खट्टी मीठी बातें भी हम लोग जानेंगे। तो काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। डिस्कशन थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि संडे में मैं इसलिए छोटा रखता हूं, तो कई सारे बच्चों के कई बार एग्जाम होते हैं और कई सारे बच्चे संडे में कई सारे अदर कमिटमेंट के साथ में कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो वो नहीं देख पाते हैं या फिर बाद में वो देख पाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें कोई भी क्विज नहीं डालता हूं। क्विज जो रहता है आप लोग का वो बेसिकली सैटरडे वाला, उसको हम लोग बेसिकली मंडे में डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस लेक्चर की पीडीएफ होनी चाहिए लेक्चर देखने के बाद में, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 2 लेक्चर डेली आप लोग देखकर एंजॉय कर सकते हैं, अपने करंट अफेयर को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। एक ये वाला लेक्चर जो शाम को 9 बजे आता है और एक हिंदू वाला लेक्चर जो सुबह को 7 बजे आता है, तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। देखिए कई बार क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताई है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वो प्रोसेसिंग में होती रहती है, लंबा समय ले जाती है, पर लेकिन चैनल पर वीडियो आ जाती है। तो इसलिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचने से पहले, बहुत पहले, कई बार ऐसा होता है कि आधे आधे पौने पौने घंटे बाद नोटिफिकेशन पहुंचता है, 1-1 घंटा भी लग जाता है। ये वीडियो जो होती है वो टेलीग्राम पर आ चुकी होती है और यूट्यूब पर भी आप लोग उसको देख पाते हैं, ठीक है, पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है कई बार। तो टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरे से कनेक्ट होने का एक डायरेक्ट मीडियम आप लोग बोल सकते हैं, जहां पर आसानी से कई सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाता हूं, ठीक है। आज का जो ये लेक्चर है एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो भी अपलोड की है वी टॉक्स के ऊपर, शायद आप लोगों ने देखी होगी। ये है हमारी फैमिली मेंबर जिनके द्वारा अभी 1 करोड़ रुपए जीते गए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, काफी कुछ उस वीडियो में मैंने आप लोगों से बातें की हैं, कैसी कैसी यहाँ पर ये यहाँ तक पहुंची है और क्या क्या जो प्रॉब्लम इनके द्वारा फेस की गई है। तो एक छोटी सी वीडियो है लगभग 3 मिनट की, उसको देखकर आप लोग समझ पाएंगे। तो जिंदगी में कभी भी आप लोगों को हार नहीं माननी है, तो यहाँ पर ये आप लोग इनसे सीख सकते हैं। तो काफी एक इंस्पिरेशनल फिगर आप लोग बोल सकते हैं और एक टीचर भी हैं। तो ये एक तरीके से टीचर कम्युनिटी से आती है, तो मेरा प्यार थोड़ा सा एक ऐसे इंसान के लिए और बढ़ जाता है जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग जरूर देखेगा, आप लोगों को पसंद आएगी। एक छोटी सी वीडियो है जो वी टॉक्स वाले चैनल पर मैंने अपलोड की है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली हम लोगों ने नेशनल स्पोर्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया, ठीक है, बेसिकली कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट डे। इसमें जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर ये है कि अगर बात की है तो ये जो डे है ये है ध्यानचंद जी के नाम पर, और हम लोगों ने अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड था उसका नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अभी कर दिया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर डे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी न्यूज अगर डिफरेंट तरीके से आप लोगों के सामने आ रही है तो इसका मतलब वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा देती है। 29 अगस्त को ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी के नाम आप लोगों को ये खेल रत्न देखने को मिलेगा। देखिए अगर आज की डेट में किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर कोई डे सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कोई चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो देखिए उस इंसान ने कुछ तो ऐसा किया है जो कि नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि उस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो ध्यानचंद जी ने ऐसा क्या अचीव किया है, आप लोग एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं इनके बारे में। ये कहते हैं कि एक बार एक पर्टिकुलर गेम के अंदर ये खेल रहे थे, तो कल लगभग आधा घंटा हो गया खेलते खेलते, पर लेकिन ये गोल नहीं कर पाए। तो यहां पर जब पूछा गया इनसे कि गोल क्यों नहीं कर पा रहे हो,
तो इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जो वो गड़बड़ थी वो जो गोल के जो पोल थे जिनके बीच में गोल होता था, तो उन्होंने बोला ये सही नहीं है। तो जो यहाँ पर जो बेसिकली जो रेफरी था, जो लोग थे, उनके द्वारा बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंटरनेशनल मैच है और ये सारी चीजें बाकायदा माप कर ये सारी चीजें फिट की गई हैं। तो जब रियलिटी में उन्होंने बोला नहीं गड़बड़ है, तो उनको द्वारा बोला गया कि नहीं इसको चेक करो। तो जब चेक किया गया तो वहां पर पोल के बीच में जो वहां पर डिस्टेंस थी वो कम थी, जिसकी वजह से ये गोल नहीं कर पा रहे थे। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की प्रैक्टिस इंसान के द्वारा की गई होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से मान लीजिए आप लोग कोई एग्जाम में क्वेश्चन देने जा रहे हैं और क्वेश्चन में वो क्वेश्चन जो है वो गलत आ गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन उसके गलत हैं, आप लोग देखते ही बता दोगे नहीं ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि किस लेवल की आप लोगों ने तैयारी कर रखी है उससे पता चलता है। तो ओलंपिक में 1928 में, 1932 में, 1936 में इनके द्वारा शानदार परफॉर्मेंस दी गई और हमारी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीता गया। वो अलग बात है, उस टाइम पर हमारा देश जो था वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर खेलता था, पर लेकिन फिर भी वो स्वर्ण पदक जो है वो आज भी हमारे खाते में गिने जाते हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं जो स्वर्णिम एक इतिहास है हमारी कंट्री का, जो यहां पर ध्यानचंद जी के द्वारा हमारी हॉकी की फील्ड में लाया गया, अब की बार कहीं ना कहीं उसकी एक छोटी सी झलक हमको ओलंपिक के अंदर भी देखने को मिली। ओलंपिक में हमारी जो वुमेन हॉकी टीम है वो 4th पोजीशन पर शानदार परफॉर्मेंस के साथ में, और जो मेंस टीम है उसके द्वारा अभी ब्रॉन्ज मेडल भी जीता गया। तो इसलिए यहां पर अब की बार ये डे थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा और ज्यादा स्पेशल हो जाता है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर अभी काफी ज्यादा ये भी बोला गया कि ध्यानचंद जी को जो है वो बेसिकली जो भारत रत्न भी मिलना चाहिए, तो इसके बारे में भी कई सारी बातें चल रही हैं। तो ये अच्छी बात है। देखिए एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी महान पर्सनैलिटी जिनको देखकर पूरा देश इंस्पायर हुआ, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे पूछा गया जर्मनी में कि आप लोग इनसे पूछा गया कि आप जर्मनी की तरफ से खेलो, तो इन्होंने मना कर दिया उस टाइम पर भी। देश के लिए भक्ति आप लोग देखिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। और ये आर्मी से आते थे इसलिए इनके नाम के सामने मेजर भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तो मेजर ध्यानचंद। तो यहां पर इन तरीके से आप लोगों ने कई बार इनके बारे में सुना होगा। हमारी कंट्री का जो आज की डेट में जो इनको अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, आप लोग ये बताइए जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तो अभी नहीं मिला है, इन तीनों में से कौन सा अवार्ड इनको फिलहाल अभी मिला हुआ है, इसके बारे में आप लोग बताइए। तो आप लोग जानकर थोड़े से सरप्राइज होंगे, ये भी यहां पर थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज लगेगी, जाकर थोड़ा सा देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो हम लोग फायदे के लिए यूज करते हैं, हम लोग एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो एनर्जी यूज करते हैं। पर लेकिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कोई बना रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वो दुनिया की त्रासदी के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर उसी को रोकने के लिए, जनता के फायदे के लिए अगर एनर्जी को हम लोग यूज करें, तो उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। तो उसी के चलते यहां पर ये एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो डे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये डे भी कहीं ना कहीं ये डे भी कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि ये मानवता के फायदे के बारे में बेसिकली बात करता है, ठीक है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट डे है यहां पर। तो ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, एक तरीके से लोगों को एजुकेट करने के लिए कि न्यूक्लियर वेपन का जो आप लोग टेस्ट कर रहे हो ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इससे कितना ज्यादा हम लोग को दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ढंग से यूज करना चाहिए, ये आप लोग बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। बॉम्ब बनाने के चक्कर में अगर पड़ते हैं तो उससे त्रासदी ही देखने को मिलेगी। आज हमने बनाया, कल को कोई और बनाएगा, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछे हमारी कंट्री में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में रखेगा। 1967 में न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमारे द्वारा किया गया था 1974 में, ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये 1974 में, और फिर आगे चलकर जो मोस्ट रिसेंट हमारा टेस्ट देखने को मिला था वो था 1998 में, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। तो हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शन भी लगाए गए, हमारे ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए अलग अलग कंट्री के द्वारा कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर लेकिन हमारे लिए वो जरूरी था क्योंकि एक साइड में चाइना है, दूसरी साइड में पाकिस्तान, तो हमको अपनी आप को बचाने के लिए इस तरीके की सिचुएशन से हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किए। तो इसलिए इन एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोग याद रखेगा। पर लेकिन उन एक्सपेरिमेंट के साथ में हम लोगों ने कुछ कंडीशन भी जोड़ दी कि हम लोग कभी भी जो न्यूक्लियर बम है वो यूज नहीं करेंगे उन देशों के खिलाफ जिनके पास में न्यूक्लियर बम नहीं है, पहली। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने ये जोड़ दी कि हम लोग कभी भी, हम लोग किसी कंट्री के ऊपर भी पहले न्यूक्लियर बम नहीं गिराएंगे जब तक वो कंट्री हमारे खिलाफ न्यूक्लियर बम यूज नहीं करता है। हमारे द्वारा पोखरण फर्स्ट और पोखरण सेकंड के नाम से 2 एक्सपेरिमेंट यहां पर किए गए।
जो पोखरण फर्स्ट था उसका नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से वो जो ऑपरेशन था 1974 में, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया। तो फिर आगे चलकर फिर जो सेकंड ऑपरेशन निकल कर आया यहाँ पर था, ये था पोखरण सेकंड, ठीक है, जिसमें हम लोगों के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया। पोखरण रेंज कहाँ पर है, ये आप लोगों को राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किए गए रेगिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर यह कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से दूर रहना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड को हम लोग को बनाना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल मिलाकर आज की डेट में 9 कंट्री ऐसी हैं जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, और 9 कंट्री में से मैं आप लोगों को बताता हूं 5 कंट्री तो जो है परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन की, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया, इसी के साथ में इंडिया हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो 7 कंट्री तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब 2 कंट्री और बच गई हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर न्यूक्लियर बॉम्ब है जिनके पास में, उस कैटेगरी में वो आती है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर डिफेंस के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि ये जो न्यूज है इसके बारे में मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन है वो कल पूछ लिया था, पर लेकिन ये न्यूज आप लोगों की बच गई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। क्या क्या बातें यहाँ पर हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया 5th एडिशन, यानी कि 5वां संस्करण। ये 5वां संस्करण कहाँ का है, ये 5वां संस्करण आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का मतलब क्या है यहाँ पर, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का मतलब यहां पर यह है एक तरीके से कि हमारी कंट्री में ऐसे स्टार्टअप को स्टार्ट करने की बात की जा रही है जिसके अंदर हम लोग इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इनोवेशन के साथ साथ में हम लोग इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग जनता के सामने चीजें रखें और जनता उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताए। यानी कि हमारी कंट्री में डिफेंस से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उसके लिए नए नए स्टार्टअप, नई नई कंपनी सामने निकल कर आए, तो यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस जो एक्सीलेंस है उसको अगर आप लोग बात करें तो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहां पर डिफेंस इंडिया जो स्टार्टअप चैलेंज है उसका बेसिक पर्पज यही है कि हम लोग एक ऐसा चैलेंज रखें जिसमें लोगों के आइडियाज निकल कर आए और उनको हम लोग यूज कर सके अपनी कंट्री की डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम लोग काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में बाहर की दुनिया से काफी कुछ सामान खरीद कर लेकर आते हैं ताकि बाहर से हम लोग को खरीदना ना पड़े और अपने ही देश में हमारी डिपेंडेंसी रहे। तो उसी के चलते डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। तो सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि राजनाथ सिंह जी के अंडर में है। तो 5वां एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का, जिसके चलते इनोवेशन फॉर डिफेंस जो एक्सीलेंस जिसको IDEX बोला गया है और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यहां पर डिफेंस जो इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है ऑर्गेनाइज कराते हैं। यहां पर अभी फिलहाल जो है टोटल मिलाकर 35 प्रॉब्लम सामने निकाली गई। 35 प्रॉब्लम जो है यहां पर 13 तो है सर्विस से रिलेटेड, 22 है यहां पर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड, जिनको बोला गया है कि डिफेंस जो इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के थ्रू उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। यानी कि एक तरीके से सिचुएशनल अवेयरनेस, आर्गुमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट ट्रेनर, नॉन लीथल डिवाइस, 5G नेटवर्क, अंडर वाटर जो डोमेन अवेयरनेस होती है, ड्रोन जो ड्रोन से रिलेटेड जो SWARMS, इसी के साथ में डेटा कैप्चरिंग। तो यानी कि इन एरिया में क्या क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग नए नए आइडियाज दे सकते हैं इन एरिया को सही करने के लिए, उसके लिए यहां पर ये चीजें स्टार्ट की गई। तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप जो यहां पर एक चैलेंज है, इसका एम ये है कि हम लोग अपनी कंट्री में कुछ ऐसे स्टार्टअप ला सकें जिसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली हमारी कंट्री में आप लोग बोल सकते हैं कि छोटे छोटे लघु उद्योग, जिनको नॉर्मल तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज के बारे में आप लोग कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर देना चाहूं यहां पर, तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आप लोग यहां पर देखते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम पहले इनकी डेफिनेशन कुछ और थी, इनको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में डिवाइड किया जाता था, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो है यह लास्ट वाला कॉलम, ये याद रखना, जो यहां पर जिनका एनुअल टर्नओवर, यहां पर एंटरप्राइज जो भी कंपनी है एनुअल टर्नओवर जिसका 5 करोड़ से नीचे है वो इस माइक्रो की कैटेगरी में आएगा। स्मॉल आएगा 5 से लेके 75 की कैटेगरी में करोड़ की, और मीडियम आएगा यहां पर बेसिकली 75 से लेके 250 करोड़ की, और इससे ऊपर फिर बड़ी कंपनी हो जाती है। तो ये वाला काफी लार्ज स्केल पर स्टार्टअप निकल कर आते हैं सामने, जिनको हम लोग नए नए आइडियाज के साथ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही बातें यहां पर भी बोलने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है कि इनोवेशन टू क्रिएट द प्रोटोटाइप, यानी कि कुछ ऐसा प्रोटोटाइप, कुछ ऐसा एक ढांचा तैयार करना जिसके चलते हम लोग आगे चलकर उसको कमर्शियली प्रोड्यूस भी कर सकें और सॉल्यूशन निकाल सके नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी, जो खासकर नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए, तो उसके ऊपर यहां पर काम किया जा सकता है। तो समझ में आ गया यहां पर ये प्रोग्राम किस लिए है, बेसिकली हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी को कैसे हम लोग सही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, लेकर चल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन में काम करता हुआ एक प्रोग्राम है ये। कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस,
ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था यहाँ पर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2018 में। इनका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये है कि कैसे हम लोग इंडिजिनसली अपने देश में ही कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर सकें ताकि बाहर से खरीद कर न लानी पड़े, सेल्फ रियलाइंट हम लोग बन सके, अपने ही देश में हम लोग चीजों को क्रिएट कर सकें। तो इन चीजों पर फोकस दिया गया। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, नॉर्मल सी बात है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि अटल इनोवेशन मिशन भी इसके साथ में पार्टनरशिप में काम करता है। इस प्रोग्राम के तहत जो स्टार्टअप इंडियन कंपनी, इंडिविजुअल कोई इनोवेटर इंक्लूडिंग रिसर्चर, एकेडमिशियन, यानी कि कोई भी ऐसा एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी पर्सन या फिर कोई भी रिसर्चर भी अगर आता है तो वो पार्टिसिपेट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कर सकता है अगर वो लगता है कि इन प्रॉब्लम के अच्छे सॉल्यूशन दे सकता है। तो इसलिए यहां पर अगर आप लोग देखेगा ढंग से इसके बारे में जिसकी हम बात करें, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप जो चैलेंज है यहां पर ये, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने बोला है DISC। तो 5 वर्जन अभी इसका आप लोगों को देखने को मिला। तो ये काफी बड़ी हेल्प करने वाला है हमारी कंट्री में। नए नए स्टार्टअप आएंगे हमारी कंट्री में निकलकर जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में काम करेंगे। तो सीधा सीधा काम ये होगा कि 2 तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि हम लोग प्रोटोटाइप तैयार करें, अपनी खुद की कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। तो इसके चलते डिफेंस के फील्ड में हम लोग काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल, इसी के साथ में कई और सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सुपर फास्ट मूविंग इनोवेशन और इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए हम लोग काफी कुछ कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अपने लिए तो बनाएंगे ही बनाएंगे, दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। यानी कि एक तो इंसान ये है कि खुद अपने लिए जॉब ढूंढता घूम रहा है, ठीक है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। एक इंसान ये है कि अपने लिए तो कोई काम स्टार्ट उसने कर ही लिया, अब वो दूसरों को भी जॉब दे रहा है, तो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो कमर्शियलाइजेशन भी आप लोगों को चीजों को देखने को मिलेगा। अपने देश के लिए तो हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, इवन हम लोग दूसरों को बेच भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस लेवल पर काम करते हैं तो टेक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी जो हमारी कंट्री में आएंगे ये बेसिकली तो अच्छे लेवल पर हम लोग डिफेंस के फील्ड में हम लोग अपना हाथ आजमा सकते हैं, जो मैक्सिमम आज के दिन में हम लोग यूएस से और रशिया से खरीद कर लेकर आते हैं। अगर यूथ के बारे में आप लोग बात करिए तो काफी सारे यूथ, काफी सारे एकेडमिक जो रीजन से लगे हुए लोग हैं, जो प्रोफेसर है, रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप और आर्म फोर्स से रिलेटेड भी जो भी यहां पर बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा, चीजें जो है निकलकर सामने आएगी। तो काफी कुछ यहां पर लिंक नजर आएगा आप लोग का इनका। अगर बात करें चैलेंज जो है वो एनकरेज करा है स्टार्टअप को कि इनोवेट करो, कुछ आइडियाज लेकर आओ, और कहीं ना कहीं हम अपनी कंट्री में अपने खुद के बनाए हुए आइडियाज को जब इंप्लीमेंट करेंगे तो यार उसका सॉल्यूशन और उसका नजारा ही कुछ और होगा। तो इस तरीके से हम लोग काफी प्रोडक्टिव तरीके से अपनी खुद की इंडस्ट्री को अपने खुद के हिसाब से आगे चलाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछने लगे इससे फायदा क्या होगा, तो कई सारे इंपॉर्टेंट फायदा आप लोग बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमारी जो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, यानी कि जो हम लोग बाहर से सामान खरीद कर लेकर आते हैं वो खत्म हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी सिक्योरिटी से काफी ज्यादा दुरुस्त हो जाएगी। यानी कि रसिया से अगर कोई सामान हम लोग आज के में खरीद कर लेकर आ रहे हैं, पता चला रसिया ने वही सामान तो हमें भेज दिया और वही सामान चल के पाकिस्तान को भेज दिया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इससे हमारी सिक्योरिटी को खतरा होगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पर इससे बच सकते हैं। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि अगर हम लोग प्रोडक्ट अपने ही देश में क्रिएट करेंगे तो हमारे ही लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो हम लोग अपनी कंट्री में और ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। तो ये कई सारे ऐसे प्रोडक्टिव यहाँ पर स्टेप भी आप लोग लिख सकते हैं अगर कुछ लिखने के लिए आएगा तो। पर लेकिन क्या ये आसान होगा? क्या इसके सामने कोई चैलेंज नहीं है? तो चैलेंज काफी सारे हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करता, कई बार इसके अंदर ये दिक्कत देखने को मिलती है। जो पार्टिसिपेट भी करते हैं तो उनके पास में कोई एक्सपर्टीज नहीं होती है, पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया तो उसके चलते कई सारे हर्डल आते हैं, दिक्कत देखने को मिलेगी। इसी के साथ में कई बार दिक्कत रहती है बजट की, उनको बजट अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। जब बजट भी मिल जाए तो करप्शन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, और कई बार यहाँ पर जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी एकेडमिक है और जो हमारी मिलिट्री है, उसके बीच में जो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग ग्रेजुएशन तो कर लिया, आप लोगों ने बीटेक होगी आप लोग की, पर लेकिन मार्केट में जब आप लोग जाएंगे जॉब करने के लिए तो वो आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि क्या ये कर रखा है, क्या ये कर रखा है, तो पर लेकिन आप लोगों के पास में वो चीजें नहीं होंगी। तो ये कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी कई सारी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती हैं, तो जिनके ऊपर काम करने की बात की जाती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अब कुछ लिखने के लिए भी आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होगा। एक शॉर्ट न्यूज है आप लोगों के सामने। आप लोगों ने कई बार सुना होगा स्क्रैप के बारे में। स्क्रैप क्या होता है? एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जब किसी पर्टिकुलर, वो नहीं होता कि एक जहाज है मान लीजिए पुराना हो गया, अब उसको तोड़ फोड़ना, ठीक है, उसमें से काम की चीजें निकाल लो, उसको रद्दी में फेंक देना, वो वाली चीज देखने को मिलेंगी। ये काफी लार्ज स्केल पर चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं, काफी ज्यादा चीज आप लोग को देखने को मिलती है। तो अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील श्री रामचंद्र जो प्रसाद सिंह है, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर MSTC, ठीक है। तो बेसिकली ये MSTC क्या है? इसको बोलते हैं मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एक नया एक यहाँ पर अभी इसके रिलेटेड एक बिल्डिंग इनोग्रेट की गई इनके द्वारा कोलकाता के अंदर में।
इसको आज के डेट में कंपनी को बोलते हैं एमएसटीसी लिमिटेड। पहले इसको मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन के नाम से सेटअप की गई थी 1964 में। इसका बेसिक पर्पज क्या है, एक्सपोर्ट करने का जो फेरस स्क्रैप होता है, यानी कि लोहे से रिलेटेड जो भी स्क्रैप होता है उसको बेसिकली चैनलाइज करना और इंपोर्ट भी करना। यहाँ पर सेम चीजें, ओल्ड शिप वगैरह जो होते हैं उनको खासकर देखिए क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए रसिया का कोई शिप है, उनके द्वारा वो शिप रिटायरमेंट कर दिया गया तो हम लोग उनसे लेकर आएंगे, उसको रिपेयर करके हम लोग यूज कर लेंगे। तो कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारा खुद का भी अगर काफी पुराना हो चुका है तो फिर उसको स्क्रैप इंडस्ट्री में दे देते हैं। तो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एमएसटीसी यानी कि मेटल स्क्रैप जो ट्रेड कन्वेंशन है डाइवर्सिफाई करेगा ई कॉमर्स। आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए तो हमारी कंट्री में अगर बात करें मोर देन जो 17th ऑफिस है यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एमएसटीसी जो है यहाँ पर ये एक ज्वाइंट वेंचर है जिसमें महिंद्र जो यहाँ पर महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड भी काम करती है विद महिंद्रा जो महिंद्रा इंटीग्रेटेड लिमिटेड के साथ में। यानी कि कई जगह आप लोग यहाँ पर चीजें सिलेक्टेड देखने को मिलेगी। अलग अलग सेंटर भी है इसके, जैसे कि आज के में नोएडा में सेंटर है, इसी के साथ में चेन्नई में सेंटर है, इसी के साथ में पुणे में सेंटर है। तो इसके अलग अलग जगह सेंटर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये होगी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी न्यूज थी, आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी डिफेंस के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिफेंस की कई सारी न्यूज हो गई आज। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है यहाँ पर उसके बारे में बात करें तो शिप इसका नाम है यहाँ पर बेसिकली विग्रहा, ठीक है। तो जो विग्रहा जो 7th जो सीरीज का ये ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, एक तरीके से वेसल है, जो एक शिप है यहाँ पर ओपीवी इसको आप लोग बोल सकते हैं। ये कमीशन किया गया रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा अगस्त 28, 2021, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली कमीशन किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि कमीशन किया गया ये। तो ये जो शिप है ये यहाँ पर बेसिकली ये जो शिप जो है बेसिकली ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर ये आने वाले टाइम में ईस्टर्न जो कोस्ट है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ऑपरेट और एडमिनिस्ट्रेट जो किया जाएगा यहाँ पर ये कमांडर कोस्ट जो यहाँ पर कोस्टल गार्ड रीजन है ईस्ट वाला, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये ऑपरेट होता हुआ नजर आएगा। जो ये शिप है यहाँ पर तट रक्षक के अंदर काम करेगा। 98 मीटर यहाँ पर ये ऑफशोर पेट्रोल जो वेसल है ये बेसिकली लगभग 11 ऑफिसर और 110 सेलर आप लोगों को इसके ऊपर देखने को मिलेंगे, जिसके हिसाब से ये बनाया गया है। इंडिजिनसली ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, लार्सन एंड टर्बो। तो लार्सन एंड टर्बो जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एलएनटी बोलते हैं, काफी शानदार कंपनी है हमारी कंट्री के अंदर ये, जो कि इन पर्टिकुलर फील्ड में भी काम करती है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जहां चलता रहता है वहां पर भी काफी लार्ज स्केल पर जो लार्सन एंड टर्बो के द्वारा जो वहां पर नहीं एक तरीके से लोहे के जो होर्डिंग टाइप में लगे रहते हैं कि यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल रहा है, तो उस पर एलएनटी लिखा हुआ आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो ये वही वाली कंपनी है। अगर बात करूं यहाँ पर इसके बारे में जो विसल है ये 40x60 बफोर्स गन इसके ऊपर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी फिट की जाती है। इसी के साथ में 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर एक तरीके से फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ में रहती है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से है बेसिकली कल को चलकर अगर कोई भी तट रक्षक एरिया में उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया जा सके। इसमें अगर आप लोग बात करिएगा तो 1 ट्विन हेलीकॉप्टर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर। इसी के साथ में 4 हाई स्पीड बोट आप लोगों को देखने को मिलेगी, 4 बोर्डिंग ऑपरेशन, सर्च और रेस्क्यू अगर कहीं कोई डूब जाता है, कोई और कंडीशन बनती है या कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है तो ये वाली चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छी आप लोग यहाँ पर ये चीजें बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कम से कम आइडिया आप लोगों को तो होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग उसका आंसर दे सके, ठीक है। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है और ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है वर्ल्ड बैंक की साइड से। वर्ल्ड बैंक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे उसके लिए जो भी ये पैसा अब तक देते थे वो पैसा जो है अब यहां पर ये प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड बैंक के अंदर यहां पर जो सपोर्ट असिस्टेंस जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो सपोर्ट असिस्टेंस अफगानिस्तान के अंदर प्रोवाइड कराया जाता था अब ये रोक देंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि तालिबान जो है वहां पर बहुत ही गंदी गंदी हरकतें कर रहा है, नॉर्मल तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके चलते इनका यह मानना है कि इस तरीके से अगर तालिबान जो हरकतें कर रहा है उन हरकतों में अगर उनको पैसा दिया जाएगा तो सही चीजें यहां पर नहीं है, कम से कम हम लोग को समझना पड़ेगा इस चीज को, यानी कि अगर उनको पैसा देते रहे हो सकता है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें। तो जो भी असिस्टेंस यहां पर ये प्रोवाइड कराया जाता है उसको रोक दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन या फिर ग्रांट प्रोवाइड कराता है जो मिडिल इनकम कंट्री है, ताकि वहां पर जो कैपिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा सके। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उनको पैरों पर खड़ा होने का एक तरीका ये सिखाता है। डेविड मोलपोस जो है वो आज के में इसके प्रेसिडेंट है और वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए के अंदर वर्ल्ड बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन का नाम सुना होगा तो याद रखेगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के थ्रू यहाँ पर बेसिकली सिस्टम के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर ब्रेटन वुड्स क्या है। तो ब्रेटन वुड्स एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि यूएसए के अंदर एक एरिया है जिसके नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। यहाँ पर इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम पर भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हेल्प करने की कोशिश करता है कंट्रीज को, अगर वो कंट्री जो है वो दिक्कत में रहती है, ठीक है। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के इस बारे में यहाँ पर, तो ये बेसिकली दो इंस्टीट्यूशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरे को बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये मिलकर काम करते हैं यहाँ पर, बेसिकली अलग अलग एरिया में लोन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो ये इसके बारे में आप लोग मोटी मोटी कुछ बातें याद रखिएगा। इनके द्वारा ये बोला गया कि तालिबान जो है वो पावर में आ चुके हैं, तो इसलिए यहां पर वो कुछ भी उसको बोला जा रहा है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी यहां पर डिसबर्समेंट जो दिया जाता था, जो भी हेल्प की जाती थी, वो सारे ऑपरेशन जो है वो पोज कर दिए गए अफगानिस्तान के अंदर, और क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, ठीक है, क्या क्या चीजें यहां पर चल रही है, इंटरनेशनल जो क्या क्या यहां पर पॉलिसिंग और क्या क्या यहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान है। वर्ल्ड बैंक कंटिन्यू करेगा कंसल्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में, इंटरनेशनल कम्युनिटी और डेवलपमेंट पार्टनर के साथ में इस एरिया में कि कैसे चीजों को लेकर चला जा सकता है। पर लेकिन देखिए तालिबान जो कर रहा है वो कर रहा है, पर सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये है, अगर आप लोग एट द एंड ऑफ द डे देखोगे कि आज की डेट में अगर अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे रुक जाएंगे, तो वहां पे जो जनता है, जो नॉर्मल इंसान है, उनकी जिंदगी कैसे चलेगी आगे, उसके बारे में कौन बात करेगा। तो कंसर्न यहां पर ये बेसिकली उठाया जा रहा है कि इंपैक्ट कंट्री के जो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट है उससे, खासकर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में कौन बात करेगा। तो ये भी एक काफी बड़ा इशू यहां पर निकल कर आ रहा है। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे जो आतंकवादी आकर घुस गए, तो उस पर्टिकुलर एरिया में हम लोगों ने बिजली, पानी, खाना सब रोक दिया, पर लेकिन पता चला उस एरिया में लोकल लोग भी तो रहते थे, उनके बारे में आप लोग क्या करोगे, अब वो भी मरेंगे वहां पर, तो उनको कैसे आप लोग संभालोगे। तो ये वाली काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। तो बैलेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि वहां पर नॉर्मल जनता है उनको प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो कुछ ऐसा सिस्टम यहां पर इनके द्वारा निकाल कर लाना चाहिए था। तो ये है कुछ बातें इसके बारे में। आई होप कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अफगानिस्तान के अंदर क्या जा रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में कई बार हम लोग सारी चीज़ें काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बारे में था, जो आप लोग आइडिया रखेगा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी मालदीव के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे इंडियन ओशन के अंदर जाएंगे तो ये अपनी प्यारी कंट्री हो गई। इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मालदीव देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा जब आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो इंडियन ओशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों की मालदीव की दिख सकती है, हमारी कंट्री के जस्ट नीचे आप लोगों को, श्रीलंका के जस्ट पास में ये आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा। अब न्यूज़ में किस लिए है वो समझेंगे थोड़ा अच्छे से। अभी हुआ क्या है यहाँ पर, बेसिकली हमारी कंट्री की एक कंपनी है जो कि यहाँ पर मालदीव में डेवलपमेंट का काम करेगी, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये है, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो कंट्री के रिलेशन पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव होगा अगर चीज़ें सही चलेंगी, नेगेटिव होगा अगर चीज़ें नहीं चलेंगी। तो यहाँ पर कंपनी है जिसका नाम है एफकॉन्स, ठीक है, AFCONS। ये कंपनी है मुंबई बेस्ड, और इस कंपनी के द्वारा अभी एक प्रोजेक्ट लिया गया है कंस्ट्रक्शन करने का, यहाँ पर ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसको GMCP बोला गया है। तो माले जो है वो मालदीव की कैपिटल है, तो वहां पर काफी बड़ा कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर बेसिकली ये है लगभग 7 किलोमीटर आप लोग बोल सकते हैं, या फिर 6.25 या फिर पूरा एग्जैक्ट इसको 6.74 किलोमीटर का ब्रिज बनाने की बात की जा रही है। ये जो ब्रिज बनाया जाएगा यहाँ पर, तो इनकी जो कैपिटल है माले उसको कनेक्ट करेगा अलग अलग आइलैंड के साथ में, यानी कि जो माले कैपिटल है वो यहाँ से चलेगा बेसिकली ब्रिज, यानी कि जो पुल है, और ये पहुंचेगा यहाँ पर, ये है विलिंगली, इसी के साथ में यहाँ पर ये पहुंचेगा, ये है बेसिकली गुलही फालुहा, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पर ये पहुंचेगा, इसका नाम है थीला फुसी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इन एरिया को कनेक्ट करता हुआ ये नजर आएगा। ये आज तक का इंडिया के द्वारा मालदीव के अंदर चलाए जाने वाला लार्जेस्ट एवर प्रोजेक्ट है, तो इसलिए भी ये न्यूज में काफी ज्यादा आ गया है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री के द्वारा किस एरिया में यहाँ पर ये काम किया गया, और या फिर ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी कंट्री यहाँ पर डेवलप कर रही है, जिसमें मालदीव के अंदर जो आइलैंड है उनको यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है। और ये आइलैंड के नाम भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख देंगे आप लोगों के सामने, कंफ्यूजन न हो आप लोगों को। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट यहाँ पर आने वाली है ये 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। इसी के साथ में हमारी कंट्री ये यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रही है लगभग 400 मिलियन का मालदीव को।
इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि मालदीव के अंदर ये इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी करेगा, तो इसके चलते यहां पर आइलैंड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो वहां पर टूरिज्म की एक्टिविटी भी बढ़ेगी और भी कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जो GMCP है, जिसको यहां पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बोला गया है, ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का जो मालदीव के अंदर कर रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, मालदीव के अंदर भी आज तक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है, तो दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हो। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, पूरा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ओके, तो ये था आज का छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन हम लोगों ने देखी जो कि आप लोगों को याद भी रखनी है, खासकर आप लोग इसको लेकर हमेशा मोटिवेट अपने आप को रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जरूरी है कि आप लोग अगर अपनी चीजों को सही डायरेक्शन में चलना चाहते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। फिर से यहाँ पर कांग्रेचुलेशन हमारे SLV फैमिली मेंबर जो कि कौन बनेगा करोड़पति में अभी जीत कर आए हैं, जिनका नाम है हिमानी बुंदेला। तो आप लोग भी ऐसे लगे रहिए, जिंदगी में सही मुकाम पर जरूर पहुंचोगे। नेशनल स्पोर्ट डे के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने जाना। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इसके बारे में हम लोगों ने काफी सारी चीज जानी। मैंने अपनी कंट्री के दोनों ऑपरेशन भी आप लोगों को बताए। इसी के साथ में डिफेंस के बारे में हम लोगों ने बात की, तो IDEX क्या है इसके बारे में समझा। इसी के साथ में ये 5th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज क्या है वो बातें हम लोगों ने जानी, क्या क्या चीजें हैं। इसी के साथ में जो हम लोगों ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानी और नेक्स्ट हम लोगों ने इसको डिटेल में समझा, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट छोटी न्यूज देखी। सबसे पहली थी स्क्रैप के बारे में, बेसिकली जो हम लोगों ने अभी इसके बारे में जाना। वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है बेसिकली यहाँ पर बात करें आज के डेट में, मालदीव के बारे में हम लोगों ने वो समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर मालदीव ने अफगानिस्तान के बारे में, मालदीव के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग जरूर यहाँ पर बताइएगा क्या है, कैसा लगा है, लाइक और डिसलाइक करके, और फीडबैक अपना जरूर देना। और लगता है कि PDF इसकी आप लोगों के पास में होनी चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।